पंडित मोटेराम शास्त्री ने अंदर जाकर अपनी विशाल उदर पर हाथ फेरते हुए यह पद पंचम स्वर में गाया। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। सोना ने प्रफुल्लित होकर पूछा, कोई मीठी ताजी खबर है क्या? शास्त्री जी ने पैंतेरे बदल कर कहा, मार लिया आज, ऐसा ताक कर मारा कि चारों खाने चीत। सारे घर का न्योता, सारे घर का? वह बढ़ बढ़ कर हाथ मारूंगा कि देखने वाले दंग रह जाएंगे। उधर महाराज जी अभी से अधीर हो रहे हैं। सोना कहती है कहीं पहले की भांति अब की भी धोखा न हो। पक्का पोढ़ा कर लिया है न? मोटेराम ने मूछें ऐंठते हुए कहा, ऐसा अपशगुन मुंह से न निकालो। बड़े जब तब के बाद यह शुभ दिन आया है, जो तैयारियां करनी है कर लो। सोना कहती है, वह तो करूँगी ही, क्या इतना भी नहीं जानती? जन्म भर घास थोड़े ही खोदती रही हूँ, मगर है घर भर का न। मोटेराम बोले, अब और कैसे कहूँ, पूरे घर भर का है। इसका अर्थ समझ में न आया हो तो मुझसे पूछो। विद्वानों की बात समझना सबका काम नहीं। अगर उनकी बात सभी समझ ले तो उनकी विद्वता का महत्व ही क्या रहे। बताओ क्या समझी? मैं इस समय बहुत ही सरल भाषा में बोल रहा हूँ, मगर तुम नहीं समझ सकी। बताओ विद्वता किसे कहते हैं? महत्व का ही अर्थ बताओ। घर भर का निमंत्रण देना क्या दिल लगी है? हाँ, ऐसे अवसर पर विद्वान लोग राजनीतिक से काम लेते हैं और उसका वही आशय निकालते हैं जो अपने अनुकूल हो। मुरादपुर की रानी साहब 7 ब्राह्मणों को इच्छापूर्ण भोजन कराना चाहती है। कौन कौन से महाशय मेरे साथ जाएंगे, यह निर्णय करना मेरा काम है। अलगूराम शास्त्री, बेनीराम शास्त्री, छेदीराम शास्त्री, भवानीराम शास्त्री, फेकूराम शास्त्री, मोटेराम शास्त्री आदि सब इतने आदमी अपने घर में ही हैं, तब बाहर कौन ब्राह्मणों को खोजने जाए? सोना कहती, और 7वां कौन है? मोटेराम बोले, बुद्धि को दौड़ाओ। सोना बोली, एक पत्तल घर लेते आना। मोटेराम बोले, फिर वही बात कही जिसमें बदनामी हो। छी छी, पत्तल घर लाऊं? उस पत्तल में वह स्वाद कहाँ जो यजमान के घर बैठकर भोजन करने में है। सुनो, 7वें महाशय हैं पंडित सोनाराम शास्त्री। सोना बोली, चलो दिल लगी करते हो, भला मैं कैसे जाऊंगी? मोटेराम बोले, ऐसे ही कठिन अवसरों पर तो विद्या की आवश्यकता पड़ती है। विद्वान आदमी अवसर को अपना सेवक बना लेता है, मूर्ख अपने भाग्य को रोता है। सोना देवी और सोनाराम शास्त्री में अंतर क्या है जानती हो? केवल परिधान का। परिधान का अर्थ समझती हो? परिधान पहनाव को कहते हैं। इसी साड़ी को मेरी तरह बांध लो, मेरी मिर्जाई पहन लो, ऊपर से चादर ओढ़ लो, पगड़ी मैं बांध दूंगा, फिर कौन पहचान सकता है? सोना ने हंसकर कहा, मुझे तो लाज लगेगी। मोटेराम बोले, तुम्हें करना ही क्या है, बातें तो हम करेंगे। सोना ने मन ही मन आने वाले पदार्थों का आनंद लेकर कहा, बड़ा मजा होगा। मोटेराम बोले, बस अब विलंब न करो, तैयारी करो, चलो। सोना कहती, कितनी फकी बना लूँ? तो मोटेराम बोले, यह मैं नहीं जानता, बस यही आदर्श सामने रखो कि अधिक से अधिक लाभ हो। सहसा सोना देवी को एक बात याद आ गई। बोली, अच्छा इन बिच्छुओं का क्या करूँगी? मोटेराम ने त्योरी चढ़ाकर कहा, इन्हें उठाकर रख देना, और क्या करोगी? सोना कहती, हाँ जी, क्यों नहीं, उतार कर रख क्यों न दूंगी। मोटेराम बोले, तो क्या तुम्हारे बिच्छुए पहनने से ही मैं जी रहा हूँ? जीता हूँ पौष्टिक पदार्थों के सेवन से, तुम्हारे बिच्छुए के फूटने से नहीं जीता। सोना कहती, नहीं भाई, मैं बिच्छुए नहीं उतारूंगी। मोटेराम ने सोचकर कहा, अच्छा पहने चलो, कोई हानि नहीं, गोवर्धनधारी या बाधा भी हर लेंगे। बस पाँव में बहुत से कपड़े लपेट लेना, मैं कह दूंगा इन पंडित जी की फिलपाँव हो गया है। क्यों, कैसी सूझी? पंडिताइन ने पतिदेव को प्रशंसा सूचक नेत्रों से देखकर कहा, जन्म भर पढ़ा नहीं है। संध्या समय पंडित जी ने 5 पुत्रों को बुलाया और उपदेश देने लगे। पुत्रों कोई काम करने से पहले खूब सोच समझ लेना चाहिए कि कैसे क्या होगा। मान लो रानी साहब ने तुम लोगों का पता ठिकाना पूछना आरंभ किया
तो तुम लोग क्या उत्तर दोगे? यह तो महान मूर्खता होगी कि तुम सब मेरा नाम लो। सोचो कितने कलंक और लज्जा की बात होगी कि मुझ जैसा विद्वान केवल भोजन के लिए इतना बड़ा कुचक्र रचे। इसलिए तुम सब थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि मेरे पुत्र हो। कोई मेरा नाम न बतलाए। संसार में नामों की कमी नहीं, कोई अच्छा सा नाम चुनकर बता देना। पिता का नाम बदल देने से कोई गलती नहीं लगती। यह कोई गलती, यह कोई अपराध नहीं। अलगू बोला, आप ही ना बता दीजिए। मोटेराम बोले, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, इतने महत्व का काम मुझे स्वयं करना चाहिए। अच्छा सुनो, अलगू राम के पिता का नाम है पंडित केशव पांडे। खूब याद कर लो। बेनीराम का पिता का नाम है पंडित मंगरू ओझा। खूब याद रखना। छेदीराम के पिता हैं पंडित धमरी तिवारी, भूलना नहीं। भवानी, तुम गंगू पांडे बतलाना। खूब याद कर लो। अब रहे फेकूराम, तुम बेटा बतलाना सेतुराम पाठक। हो गए सब? हो गया सबका नामकरण? अच्छा, अब मैं परीक्षा लूँगा, होशियार रहना। बोलो बोलो अलगू, तुम्हारे पिता का क्या नाम है? अलगू बोला, पंडित केशव पांडे। बेनीराम, तुम बताओ। दमरी तिवारी। छेदी बोला, यह तो मेरे पिता का नाम है। बेनी, बताओ। मैं भूल गया। मोटेराम बोले, भूल गए? पंडित के पुत्र होकर एक नाम भी याद नहीं रख सकते? बड़े दुख की बात है। मुझे 5 नाम याद है, तुम्हें एक नाम भी याद नहीं। सुनो, तुम्हारे पिता का नाम है पंडित मंगरू ओझा। पंडित जी लड़कों की परीक्षा ले रहे थे कि उनके परम मित्र पंडित चिंतामणि जी ने द्वार पर आवाज़ दी। पंडित मोटेराम ऐसे घबराए कि सिर पैर कोई सुधि न रही। लड़कों को भगाना ही चाहते थे कि पंडित चिंतामणि अंदर चले आए। दोनों सजनों में बचपन में गाढ़ी मैत्री थी। दोनों बहुधा साथ साथ भोजन करने जाया करते थे और यदि पंडित मोटेराम अव्वल रहते तो पंडित चिंतामणि के द्वितीय पद में कोई बाधक न हो सकता था। पर आज मोटेराम जी अपने मित्र को साथ नहीं ले जाना चाहते थे। उनको साथ ले जाना अपने घर वालों में से किसी एक को छोड़ देना था और इतना महान आत्मत्याग करने के लिए वे तैयार न थे। चिंतामणि ने यह समारोह देखा तो प्रसन्न होकर बोले, क्यों भाई, अकेले ही अकेले? मालूम होता है आज कहीं गहरा हाथ मारा है। मोटेराम ने मुंह लटका कर कहा, कैसी बातें करते हो मित्र? ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि मुझे कोई अवसर मिला हो और मैंने तुम्हें सूचना न दी हो। कदाचित कुछ समय ही बदल गया है या किसी ग्रह का फेर है। कोई झूठ को भी नहीं बुलाता। पंडित चिंतामणि ने अविश्वास के भाव से कहा, कोई न कोई बात तो मित्र अवश्य है, नहीं तो ये बालक क्यों जमा है? मोटेराम बोले, तुम्हारी इन्हीं बातों पर तो मुझे क्रोध आता है। लड़कों की परीक्षा ले रहा हूँ। ब्राह्मण के लड़के हैं, 4 अक्षर पढ़े बिना इनको कौन पूछेगा? चिंतामणि को अभी भी विश्वास न आया। उन्होंने सोचा, लड़कों से ही इस बात का पता लग सकता है। फेकूराम सबसे छोटा था, उसी से पूछा, क्या पढ़ रहे हो बेटा? हमें भी सुनाओ। मोटेराम ने फेकूराम को अवसर बोलने का न दिया, डरे कि यह तो सारा भंडा ही फोड़ देगा। बोले, यह अभी क्या पढ़ेगा, दिन भर खेलता है। फेकूराम इतना बड़ा अपराध अपने नन्हे से सिर पर क्यों लेता? बाल सुलभ गर्व से बोला, हमको तो याद है पंडित सेतुराम पाठक। हम याद भी कर ले, तीस पर भी कहते हैं हरदम खेलता है। यह कहते हुए फेकूराम ने रोना शुरू कर दिया। चिंतामणि ने बालक को गले लगा लिया और बोले, नहीं बेटा, तुमने अपना पाठ सुना दिया है, तुम खूब पढ़ते हो। यह सेतुराम पाठक कौन है बेटा? मोटेराम ने बिगड़कर कहा, तुम भी लड़कों की बातों में आते हो। सुन लिया होगा किसी का नाम फेकू से, जा बाहर खेल। चिंतामणि अपने मित्र की घबराहट देखकर समझ गए कि कोई न कोई रहस्य अवश्य है। बहुत दिमाग लड़ाने पर भी सेतुराम पाठक का आशा उनकी समझ में न आया। अपने परम मित्र की इस कुटिलता पर मन में दुखित होकर बोले, अच्छा, आप पाठ पढ़ाइए और परीक्षा लीजिए, मैं जाता हूँ। तुम इतने स्वार्थी हो, इसका मुझे गुमान तक न था। आज तुम्हारी मित्रता की परीक्षा हो गई। पंडित चिंतामणि बाहर चले गए। मोटेराम जी के पास उन्हें मनाने के लिए समय न था। फिर परीक्षा लेने लगे। सोना ने कहा, मना लो, रूठे जाते हैं।
फिर परीक्षा ले लेना। मोटेराम बोले, जब कोई काम पड़ेगा मना लूँगा। निमंत्रण की सूचना पाते ही इनका सारा क्रोध शांत हो जाएगा। हाँ भवानी, तुम्हारे पिता का क्या नाम है बोलो? भवानी गंगू पांडे। मोटेराम बोले, और तुम्हारे पिता का क्या नाम है फेकू? फेकू बोला, बता तो दिया, उस पर कहते हैं पढ़ता नहीं है। मोटेराम बोले, हमें भी बता दो। फेकू बोला, सेतुराम पाठक। मोटेराम बोले, बहुत ठीक, हमारा लड़का बड़ा राजा है। आज तुम्हें अपने साथ बैठाएंगे और सबसे अच्छा माल तुम्ही को खिलाएंगे। सोना कहती, हमें भी कोई नाम बता दो। मोटेराम ने रसिकता से मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा नाम है पंडित मोहन स्वरूप सुकुल। सोना देवी ने लजाकर सिर झुका लिया। सोना देवी तो लड़कों को कपड़े पहनाने लगी। उधर फेकू आनंद की उमंग में घर से बाहर निकला। पंडित चिंतामणि रूठ कर तो चले थे, पर कौतूहलवश अभी द्वार पर दबके खड़े थे। जिन बातों की भनक इतनी देर में उनके कानों में पड़ी, उससे यह तो ज्ञात हो गया कि कहीं निमंत्रण है, पर कहाँ है, कौन कौन से लोग निमंत्रित है, यह कुछ ज्ञात न हुआ। इतने में फेकू बाहर निकला तो उन्होंने उसे गोद में उठा लिया और बोले, कहाँ न्योता है बेटा? अपनी जान में तो उन्होंने बहुत धीरे से पूछा था, पर न जाने कैसे पंडित मोटेराम के कान में भनक पड़ गई। तुरंत बाहर निकल आए, देखा तो चिंतामणि जी फेकू को गोद में लिए कुछ पूछ रहे हैं। लपक कर लड़के के हाथ पकड़ लिया और चाहा कि अपने मित्र की गोद से छीन ले, मगर चिंतामणि को अभी अपने प्रश्न का उत्तर न मिला था। अतः वे लड़कों को हाथ छुड़ाकर उसे लिए हुए अपने घर की ओर भागे। मोटेराम भी यह कहते हुए उनके पीछे पीछे दौड़े, उसे क्यों लेते जाते हो, धूर्त कहीं का, दुष्ट कहीं का। चिंतामणि, मैं कह देता हूँ, इसका नतीजा अच्छा न होगा। फिर कभी किसी निमंत्रण में न ले जाऊँगा, भला चाहते हो तो उसे उतार दो। मगर चिंतामणि ने एक न सुनी, भागते ही चले गए। उनकी देह अभी संभाल के बाहर न हुई थी। दौड़ सकते थे, मगर मोटेराम को एक एक पग आगे बढ़ाना दुस्तर हो रहा था। भैंसे के भांति हाँफते थे और नाना प्रकार के विशेषणों का प्रयोग करते हुए दुल की चाल से चले जाते थे। और यद्यपि प्रति क्षण अंतर बढ़ता जाता था, पर पीछा न छोड़ते थे। अच्छी घुड़दौड़ थी। नगर के दो महात्मा दौड़ते हुए ऐसे जान पड़ते थे मानो दो गेंडे चिड़ियाघर से भाग आए हों। सैकड़ों आदमी तमाशा देखने लगे। कितने ही बालक उनके पीछे तालियां बजाते हुए दौड़े। कदाचित यह दौड़ पंडित चिंतामणि के घर पर ही समाप्त होती, पर पंडित मोतेराम धोती के ढीली हो जाने के कारण उलझकर गिर पड़े। चिंतामणि ने पीछे फिर कर यह दृश्य देखा तो रुक गए और फेकूराम से पूछा, क्यों बेटा, कहाँ न्योता है? फेकू बोला, बता दे तो हमें मिठाई दोगे ना? चिंतामणि बोला, हाँ दूंगा, बताओ। फेकू ने कहा, रानी के यहाँ। चिंतामणि ने कहा, कहाँ की रानी? तो फेकू बोला, यह तो मैं नहीं जानता, कोई बड़ी रानी है। नगर में कई बड़ी बड़ी रानियां थी। पंडित जी ने सोचा सभी रानियों के द्वार पर चक्कर लगाऊंगा, जहाँ भोजन होगा वहाँ कुछ भीड़ भाड़ होगी ही, पता चल जाएगा। यह निश्चय करके वे लौट पड़े। सहानुभूति प्रकट करने में अब कोई बाधा न थी। मोटेराम जी के पास आए तो देखा कि वे पड़े करा रहे हैं, उठने का नाम ही नहीं लेते। घबराकर पूछा, गिर कैसे पड़े मित्र? यहाँ कहीं तो खड्डा भी नहीं है। मोटेराम बोले, तुमसे क्या मतलब? तुम लड़के के ले जाओ, जो कुछ पूछना चाहो पूछो। चिंतामणि बोला, मैं यह कपट व्यवहार नहीं करता। दिल्लगी की थी, तुम बुरा मान गए। लो उठ तो बैठो राम का नाम लेके। मैं सच कहता हूँ, मैंने कुछ नहीं पूछा। मोटेराम बोला, चल झूठा। चिंतामणि ने कहा, जनेऊ हाथ में लेकर कहता हूँ। मोटेराम फिर बोले, तुम्हारी शपथ का कोई विश्वास नहीं। चिंतामणि ने कहा, तुम मुझे इतना धूर्त समझते हो? तो मोटेराम बोले, इससे भी कहीं अधिक। गंगा में डूबकर शपथ खाओ तो भी मुझे विश्वास न आए।
चिंतामणि कहा, दूसरा यह बात कहता तो मुंह छुखार लेता। मोटेराम ने कहा, तो फिर आ जाओ। चिंतामणि बोले, पहले पंडिताइन से तो पूछाओ। मोटेराम यह भस्मक व्यंग न सह सके, चट उठ बैठे और पंडित चिंतामणि का हाथ पकड़ लिया। दोनों मित्रों में मल्लयुद्ध होने लगा। दोनों हनुमान जी की स्तुति कर रहे थे और इतने जोर जोर से गरज रहे थे मानो सिर दहाड़ रहे हो। बस ऐसा जान पड़ता था मानो दो पीपे आपस में टकरा रहे हो। मोटेराम बोले, महाबली विक्रम बजरंगी। चिंतामणि ने कहा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। तो मोटेराम बोले, जय 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 हनुमान गोसाई। फिर चिंतामणि बोलता है, प्रभु रखिए लाज हमारी। तो इस पर मोटेराम बिगड़ कर कहे, यह हनुमान चालीसा में नहीं है। चिंतामणि ने कहा, यह हमने स्वयं रचा है। क्या तुम्हारी तरह यह रटंत विद्या है? जितना कहो उतना रच दे। मोटेराम बोले, अबे हम रचने पर आ जाए तो एक दिन में 1,00,000 स्तुतियाँ रच डाले, किंतु इतना अवकाश किसे है? दोनों महात्मा अलग खड़े होकर अपने अपने रचना कौशल के डींगे मार रहे थे। मल्ल युद्ध शास्त्रार्थ का रूप धारण करने लगा, जो विद्वानों के लिए उचित ही है। इतने में किसी ने चिंतामणि के घर जाकर कह दिया कि पंडित मोटेराम और चिंतामणि जी में बड़ी लड़ाई हो रही है। चिंतामणि जी 3 महिलाओं के स्वामी थे, कुलीन ब्राह्मण थे, पूरे 20 विश्व। उस पर विद्वान भी उच्च कोटि के, दूर दूर तक यजमानी थी। ऐसे पुरुष को सब अधिकार है। कन्या के साथ साथ जब प्रचुर दक्षिणा भी मिलती हो तब कैसे इनकार किया जाए। इन तीनों महिलाओं के सारे मोहल्ले में आतंक छाया हुआ था। पंडित जी ने उसके नाम बहुत ही रसीले रखे थे। बड़ी स्त्री को अमीरती, मझली को गुलाब जामुन और छोटी को मोहन भोग कहते थे। पर मोहल्ले वालों के लिए तीनों महिलाएं त्रय ताप से कम न थी। घर में नित्य आंसुओं की नदी बहती रहती। खून की नदी तो पंडित जी ने कभी नहीं बहाई, अधिक से अधिक शब्दों की ही नदी बहाई थी। पर मजाल न थी कि बाहर की आदमी किसी को कुछ कह जाए। संकट के समय तीनों एक हो जाती थी। यह पंडित जी के नीति चातुर्य का सुफल था। जो ही खबर मिली कि पंडित चिंतामणि पर संकट पड़ा हुआ है, तीनों त्रिदोष की भांति कुपित होकर घर से निकली। और उनमें जो अन्य 2 जैसी मोटी नहीं थी, सबसे पहले समर भूमि में जा पहुंची। पंडित मोटेराम जी ने उसे आते देखा तो समझ गए कि अब कुशल नहीं। अपना हाथ छुड़ाकर बकटूट भागे, पीछे फिरकर भी न देखा। चिंतामणि जी ने बहुत ललकारा, पर मोटेराम ने कदम न रुके। चिंतामणि बोला, अजी भागे क्यों? ठहरो, कुछ मज़ा तो चखते जाओ। मोटेराम ने कहा, मैं हार गया भाई, हार गया। चिंतामणि फिर कहता है, अजी कुछ दक्षिणा तो लेते जाओ। तो मोटेराम ने भागते हुए कहा, दया करो भाई, दया करो। 8 बजते बजते पंडित मोटेराम ने स्नान और पूजा करके कहा, अब विलम्ब नहीं करना चाहिए। फंकी तैयार है ना? सोना कहती है, फंके लिए तो कब से बैठी हूँ, तुम्हें तो जैसे किसी बात की सुधि ही नहीं रहती। रात को कौन देखता कि कितनी देर तक पूजा करते हो। मोटेराम बोले, मैं तुमसे 1 नहीं 1000 बार कह चुका हूँ कि मेरे कामों में मत बोला करो। तुम नहीं समझ सकते कि मैंने इतना विलम्ब क्यों किया। तुम्हें ईश्वर ने इतनी बुद्धि ही नहीं दी। जल्दी जाने से अपमान होता है। यजमान समझता है लोभी है, भुक्खड़ है, इसलिए चतुर लोग विलम्ब किया करते हैं। जिससे यजमान समझे कि पंडित जी को इसकी सुधि ही नहीं है, भूल गए होंगे, बुलाने को आदमी भेजे। इस प्रकार जाने में जो महत्व है वह भर मुखों की तरह जाने में क्या कभी हो सकता है। मैं बुलावे की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, कोई न कोई आता ही होगा। लाओ थोड़ी फंकी बालों को खिला दी है ना? सोना कही, उन्हें तो मैंने सांझ ही खिला दी थी। मोटेराम ने कहा, कोई सोया तो नहीं? तो सोना बोली, आज भला कौन सोएगा, सब भूख भूख चिल्ला रहे थे तो मैंने 1 पैसे का चवेना मंगवा दिया। सबके सब ऊपर बैठे खा रहे हैं, सुनते नहीं हो, मारपीट हो रही है। मोटेराम ने दांत पीस कर कहा, जी चाहता है कि तुम्हारा गर्दन पकड़ कर ऐंठ दूँ। भला इस बेला चवेना मंगाने की क्या काम था? चवेना खा लेंगे तो क्या तुम्हारा सिर खाएंगे? छी छी, जरा भी बुद्धि नहीं। सोना ने अपराध स्वीकार करते हुए कहा, हाँ भूल तो हुई, पर सबके सब इतना कोलाहल मचाए हुए थे कि सुना नहीं जाता था।
मोटेराम बोले, रोटे ही थे ना, रोने देती। रोने से उनका पेट न भरता बल्कि भूख और खुल जाती। सहसा एक आदमी ने बाहर से आवाज़ दी, पंडित जी, महारानी बुला रही है और लोगों को लेकर जल्दी चलो। पंडित जी ने पत्नी की ओर गर्व से देखकर कहा, देखा, इसे निमंत्रण कहते हैं, अब तैयारी करनी चाहिए। बाहर आकर पंडित जी ने उस आदमी से कहा, तुम एक क्षण और न आते तो मैं कथा सुनाने चला गया होता। मुझे बिल्कुल याद न थी। चलो, हम शीघ्र ही आते हैं। 9 बजते बजते पंडित मोटेराम बाल गोपाल सहित रानी साहब के द्वार पर जा पहुँचे। रानी बड़ी विशालकाया और एवं तेजस्विनी महिला थी। इस समय वे कारचौबीदार तकिया लगाए तख्त पर बैठी हुई थी। 2 आदमी हाथ बांधे पीछे खड़े थे। बिजली का पंखा चल रहा था। पंडित जी को देखते ही रानी ने तख्त से उतरकर चरण स्पर्श किया और इस बालक मंडली को देखकर मुस्कुराती हुई बोली, इन बच्चों को आप कहाँ से पकड़ लाए? मोटेराम बोला, करता क्या, सारा नगर छान मारा पर किसी पंडित ने आना स्वीकार न किया। कोई किसी के यहाँ निमंत्रित है तो कोई किसी के यहाँ। तब तो मैं बहुत चकराया। अंत में मैंने उनसे कहा, अच्छा आप नहीं चलते तो हरी इच्छा, लेकिन ऐसा कीजिए मुझे लज्जित न होना पड़े। तब जबरदस्ती प्रत्येक के घर से जो बालक मिला उसे पकड़ लाना पड़ा। क्यों फेकूराम, तुम्हारे पिता का क्या नाम है? फेकूराम ने गर्व से कहा, पंडित सेतुराम पाठक। रानी बोली, बालक तो बड़ा होनहार है। और बालकों को भी उत्कंठा हो रही थी कि हमारी भी परीक्षा ली जाए। लेकिन जब पंडित जी ने उनसे कोई प्रश्न न किया और उधर रानी ने फेकूराम की प्रशंसा कर दी, तब तो वो अधीर हो उठे। भवानी बोला, मेरे पिता का नाम है पंडित गंगू पांडे। छेदी बोला, मेरे पिता का नाम है दमरी तिवारी। बेनीराम ने कहा, मेरे पिता का नाम है पंडित मंगरू ओझा। अलगूराम समझदार था, चुपचाप खड़ा था। रानी ने उनसे पूछा, तुम्हारे पिता का क्या नाम है जी? अलगूराम ने इस वक्त पिता का निर्दिष्ट नाम याद न आया या नहीं सूझा कि कोई और नाम ले ले। हतबुद्धि सा खड़ा रहा। पंडित मोटेराम ने जब उसकी ओर दांत पीसकर देखा तब रहा सहा होश हवास भी गायब हो गया। फेकू ने कहा, हम बता दे भैया, भूल गए। रानी ने आश्चर्य से पूछा, क्या अपने पिता का नाम कोई भूल गया? यह तो विचित्र बात देखी। मोटेराम ने अलगू के पास जाकर कहा, केसो है? अलगूराम बोल उठा, केशव पांडे। तो रानी बोली, अब तक चुप क्यों था? मोटेराम ने कहा, कुछ ऊंचा सुनता है सरकार। तो रानी कहती है, मैंने सामान तो बहुत सा मंगवा रखा है, सब खराब होगा, लड़के क्या खाएंगे? मोटेराम बोला, सरकार इन्हें बालक न समझे, इनमें जो सबसे छोटा है वह तो 2 पत्तल खाकर उठेगा। जब सामने पतले पर गई और भंडारी चांदी की थाली में एक से एक उत्तम पदार्थ ला ला कर परोसने लगा, तब पंडित मोटेराम जी की आंखें खोल गई। आए दिन उन्हें निमंत्रण मिलते रहते थे पर ऐसे अनुपम पदार्थ कभी सामने न आए थे। घी की ऐसी सौंधी सुगंध उन्हें कभी न मिली थी। प्रत्येक वस्तु से केवेरे और गुलाब की लपटें उड़ रही थी। घी टपक रहा था। पंडित जी ने सोचा, ऐसे पदार्थ से कभी पेट भर सकता है? मनो खा जाऊं, फिर भी और खाने का जी चाहे। देवतागण इनसे उत्तम और कौन से पदार्थ खाते होंगे? इनसे उत्तम पदार्थों की तो कल्पना भी नहीं हो सकती। पंडित जी को इस वक्त अपने परम मित्र चिंतामणि जी की याद आई। अगर वे होते तो रंग जम जाता, उनके बिना रंग फीका रहेगा। यहाँ दूसरा कौन है जिसे लाग डांट करूँ? लड़के 2-2 पतलों में चे बोल जाएंगे। सुना कुछ साथ देगी, मगर कब तक? चिंतामणि के बिना रंग न गढ़ेगा। वे मुझे ललकारेंगे, मैं उन्हें ललकारूंगा। उस समय उस उमंग में पतलों की कौन गिनती? हमारी देखा देखी लड़के भी डट जाएंगे। ओह, बड़ी भूल हो गई। यह ख्याल मुझे पहले न आया। रानी साहब से कहूँ, बुरा तो मन नहीं मानेगी। ओह, जो कुछ हो, एक बार जोर तो लगाना ही चाहिए। तुरंत खड़े होकर रानी साहब से बोले, सरकार आज्ञा हो तो कुछ कहूँ? रानी बोली, कहिए कहिए महाराज, क्या किसी वस्तु की कमी है? मोटेराम बोले, नहीं सरकार, किसी बात की नहीं। ऐसे उत्तम पदार्थ तो मैंने कभी नहीं देखे थे। सारे नगर में आपकी कीर्ति फैल जाएगी। मेरे एक परम मित्र पंडित चिंतामणि जी है, आज्ञा हो तो उन्हें भी बुला लूँ। बड़े विद्वान कर्मनिष्ठ ब्राह्मण हैं।
उनके जोर का इस नगर में और कोई दूसरा नहीं है। मैं उन्हें निमंत्रण देना भूल गया, अभी सुध ही आई है। रानी बोली, आपकी इच्छा हो तो बुला लीजिए, मगर आने में देर होगी और भोजन परोस दिया गया है। मोटेराम ने कहा, मैं अभी आता हूँ सरकार, दौड़ता हुआ जाऊँगा। तो रानी कही, मेरी मोटर ले जाइए। जब पंडित जी चलने को तैयार हुए तब सोना ने कहा, तुम्हें आज हो क्या गया है, उसे क्यों बुला रहे हो? मोटेराम ने कहा, कोई साथ देने वाला भी तो चाहिए। सोना बोली, मैं क्या तुमसे दब जाती? पंडित जी ने मुस्कुराकर कहा, तुम जानती नहीं, घर की बात और है, दंगल की बात और। पुराना खिलाड़ी मैदान में जाकर जितना भी नाम करेगा उतना नया पट्टा नहीं कर सकता। वहाँ बल का काम नहीं, साहस का काम है। बस यहाँ भी वही हाल समझो। आज झंडे गाड़ दूंगा, समझ लेना। सोना बोली, कहीं लड़के सो जाए तो? मोटेराम ने कहा, और भूख खुल जाएगी, जगह तो मैं लूँगा। तो सोना कहती है, देख लेना, आज वो तुम्हें पछाड़ेगा, उसके पेट में तो शनिचर है। मोटेराम कहा, बुद्धि का सर्वत्र प्रधानता रहती है, यह न समझो कि भोजन करने की कोई विद्या ही नहीं। इसका भी एक शास्त्र है जिसे मथुरा के शनिचरानंद महाराज ने रचा है। चतुर आदमी थोड़ी सी जगह में गृहस्थी का सब सामान रख देता है। अनारी बहुत सी जगह में भी यही सोचता रहता है कि कौन वस्तु कहाँ रखूँ। गंवार आदमी पहले से ही हबक हबक कर खाने लगता है और चट एक लोटा पानी पीकर अफर जाता है। चतुर आदमी बड़ी सावधानी से खाता है, उसको कौर नीचे उतारने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती। देर तक भोजन करते रहने से वह सुपाच्य भी हो जाता है। चिंतामणि मेरे सामने क्या ठहरेगा?